दर्शकों, राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में एक हादसा होता है। एक गड्ढे में 25 साल का कमल ध्यानी गिर जाता है। लगातार मदद की गुहार लगाता है, लेकिन मदद के लिए कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ता। वहां पर ठेकेदार राजेश प्रजापति ने भी देखा, लेकिन मदद नहीं करी। मौके पर मदद मुहैया कराई जा सकती थी। अब उसी ठेकेदार को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसी ठेकेदार के जो पक्षकार हैं, उनके वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विकास नागवान जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहले सवाल है कि दिल्ली के जनकपुरी में जो गड्ढा किया गया है, उस गड्ढे का जिम्मेदार कौन है? तो ये गड्ढा खोदना अपने आप में कोई क्राइम थोड़ा होता है। कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट का काम होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो वहाँ खुदाई भी होगी, जो काम है बाकी का जो वो सारे काम होंगे, पिलर भी डलेंगे। और तो गड्ढा खोदना जो है वो तो एक प्रोटोकॉल का हिस्सा। दिल्ली जल बोर्ड ने अगर टेंडर दिया है वहाँ कोई लाइन बिछाने के लिए, सीवर का काम करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ गड्ढा खोदना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो गड्ढा खोदना अपने आप में क्राइम नहीं होता है। अब हम बोल दें कि वहाँ किसी भी टेंडर के लिए किसी ने गड्ढा खोद दिया, उसके लिए किसी को क्रिमिनली हम लायबल बना दें, तो ऐसा नहीं होता। हर देश के अंदर इस तरह के काम जो हैं वो होते हैं, हर स्टेट में ऐसे काम होते हैं। और जब भी सरकारी कोई भी काम होगा, चाहे वो आपका फ्लाईओवर बनाने का काम हो, चाहे लाइन बिछाने का काम हो, बिजली की तारें बिछाने का काम हो, या फिर पानी की लाइन बिछाने का काम हो, या सीवर का काम हो, हर जगह गड्ढे की खुदाई होती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई गड्ढा खोदना जो है वो अपने आप में किसी को क्रिमिनली लायबल बना देगा। और ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए किसी को सज़ा होनी चाहिए। वो तो अगर वो नहीं खोदेंगे तो काम कैसे करेंगे? मेरा अगला सवाल आपसे है विकास जी, गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी की मौत हुई है, क्या ये हादसा है या हत्या? अब यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि अगर हम बोलते हैं कि ये मर्डर है, मर्डर के लिए इंटेंशन होनी ज़रूरी है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, सरकारी काम के लिए कोई गड्ढे की खुदाई कर रहा है, तो इसलिए नहीं खोदते हैं कि वहाँ किसी को आपको जानबूझ के धक्का दे के मारना है या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी है कि वहाँ जाए और कोई ना कोई मर जाए। तो मर्डर नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि इंटेंशन जो है ना, और इंटेंशन के साथ में वो काम, उस इंटेंशन के साथ उस रिजल्ट को लेने के लिए ये करना जो है वो मर्डर की श्रेणी में आता है। और स्पेशली जब उस काम को करने से किसी की मौत हो जाए, जिसमें शुरुआत में आपकी इंटेंशन थी कि किसी को मारना है। तो इस तरह का जो अभी हादसा हुआ है, हम इसको एक्सीडेंट की कैटेगरी में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कानून की नज़र में मर्डर जो है वो सबसे हीनियस ऑफेंस है और उसकी जो सज़ा है वो उम्र कैद या फिर जो आपकी फांसी की सज़ा है वहाँ तक है। जहाँ तक बात आ गई एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ हो सकता है, किसी भी आदमी के साथ हो सकता है। तो आई थिंक ये जो है ना, ये हादसे से ज़्यादा नहीं है, एक्सीडेंट से ज़्यादा हम इसको नहीं कह सकते हैं अभी। विकास नागवान जी, आप मुझे बताइए, अगर ये हत्या है या हादसा है, तो इस हादसे या हत्या का जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर हम बोलते हैं एक्सीडेंट है, मतलब हादसा है, तो अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई है। और अगर हम इसको एक्सीडेंट बोलते हैं तो एक्सीडेंट में जनरली जो लायबिलिटी है वो एक जगह पिन पॉइंट नहीं हो सकती है। लोग गाड़ी चलाते हैं तो किसी के साथ किसी की गाड़ी की टक्कर भी हो जाती है। अब उसमें एक्सीडेंट हम उसे ज़्यादा बोले तो अच्छा है। अगर कोई रॉन्ग साइड आके किसी को टक्कर मारे तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ, इसको जो क्रिमिनल लायबिलिटी हमें देनी चाहिए। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि उस जगह पे, उस स्पॉट पे, उस टाइम पे ज़्यादा लोग प्रेजेंट नहीं थे। वो कहानी ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना पुलिस को पता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, धीरे धीरे करके चीज़ें सामने आएंगी। बट हो सकता है कि जो गार्ड वहाँ रहा हो उसकी लापरवाही रही हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हैं जो, उन्होंने तो गार्ड को वहाँ पे सैलरी दे रहे हैं, उनको बैठाया हुआ है। और ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पे उन्होंने अपने जो साइन बोर्ड वगैरह हैं वो भी लगाए थे। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो कुछ चीज़ें थी वहाँ पे जो काम के लिए मंगाई गई थी, लोहे की और बाकी सब चीज़ें, ये भी सुनने में आया कि कुछ चोरी भी हुई है। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तब पता लगेगा। अभी तो नहीं कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअल लायबिलिटी जो है वो किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। विकास नागवान जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस के अधिकारी, जिन पर परिवार आरोप लगा रहा है कि उन्होंने ढंग से मदद नहीं की, वो किस हद तक जिम्मेदार हैं? जहाँ तक बात आती है मदद की और बाकी सब लोगों के लिए, देखिए, जहाँ स्पॉट पे जो भी चौकीदार रहे हैं, जो पासर बाय रहे होंगे, उन लोगों को पुलिस को रात को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। बट अभी मेरे पास वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं कि कितने लोग प्रेजेंट थे और कितने नहीं थे। ठीक है, पुलिस की जहाँ तक बात है, पुलिस का दो तरीके का काम होता है। एक हाथ होता है कि अगर कोई हादसा हो जाता, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्राइम हो गया, तो वहाँ रिस्पॉन्स टीम की तरह काम करना है।
आपके पास जैसी इन्फॉर्मेशन आती है आप पहुँचें, वहाँ जाके किसी को भी घायल है उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना, किसी को फर्स्ट एड देना, किसी को इन्फॉर्मेशन देनी या पुलिस स्टेशन तक लेके जाना, वो जो पहला जो रिस्पांस टाइम है ना, उस रिस्पांस का जो काम है वो दिल्ली पुलिस का है। दूसरा, दिल्ली पुलिस की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने एरिया में जो उनके बीट कांस्टेबल्स हैं और जो लोग हैं वो पूरी रात, जिनके जो ड्यूटी का टाइम होता है, जिस टाइम चोरी भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, उस टाइम वो अपना पेट्रोलिंग पे निकलते रहें और ध्यान रखें कि आसपास में अगर कोई किसी तरीके का क्राइम हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग करें और उस क्राइम को रोकने की कोशिश की जाए। हाँ, बात रहेगी दिल्ली पुलिस की, तो देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो हमारी पूरी दिल्ली में उन डिपार्टमेंट्स में से आता है जहाँ डिप्लॉयमेंट जो है, जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है और जो एक्चुअल डिप्लॉयमेंट है उसमें बहुत डिफरेंस है। आज से 30-35 साल पहले कभी एक डिप्लॉयमेंट जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो बनाई गई थी, और आज 30-35 साल बाद जब जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 3 या 4 गुना हो गई, उसके बाद भी जो एक्चुअल डिप्लॉयमेंट है वो भी उस टाइम की नहीं है, 30 साल पुरानी जितनी होनी चाहिए थी। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अब इस तरह की सिचुएशन में काम करना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी जो है क्राइम को रोकने की, फर्स्ट रिस्पांस की जो जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस की है, और दिल्ली पुलिस को टाइमली काम करना चाहिए। विकास नागवान जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? काम तो दिल्ली जल बोर्ड का था। दिल्ली जल बोर्ड की जहाँ तक बात है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, दिल्ली जल बोर्ड की जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो ऑलरेडी चालू है, और कुछ जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको शायद उन्होंने सस्पेंड भी किया है। आई हैव टू चेक दैट, बट जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके हिसाब से तो हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं जिनकी ड्यूटी थी उसको टेक केयर करने की, उसको संभालने की, इंस्पेक्शन करने की, उन लोगों की ड्यूटी में अगर किसी तरीके की कंप्लायंस नहीं है, ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो भी अप्रोप्रिएट कार्रवाई हर डिपार्टमेंट को करनी चाहिए, और वो करेंगे भी। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी आम आदमी या जो पीड़ित के परिवार है और कोई भी है, वो कोर्ट में जाके दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ काम करवा सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास नागवान जी, आप मुझे ये भी बताइए कि पुलिस मजदूरों को क्यों गिरफ्तार कर रही है? इस मामले में मजदूर किस हद तक दोषी हैं? इस सिचुएशन में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि पुलिस बोल रही है कि कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है और जो मजदूर, जिस आदमी को वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखा गया था, उसकी जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पुलिस जो है वो स्केपगोट ढूंढती है, जैसे हम टनल विजन बोलते हैं। टनल विजन इन द सेंस कि जिस आदमी को सबसे आसानी से किसी केस में लपेटा जा सके उसको लपेट दो, ताकि अपना खुद का काम जो है वो कम हो जाए, और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो जी हम काम कर रहे हैं, वो फिर एक जो धारा है उसको चेंज कर देते हैं, उसके बाद किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। आप समझो कि दिल्ली पुलिस का डर कितना है लोगों के बीच में, कि कोई किसी की मदद करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। अगर आज की डेट में रोड के किनारे एक्सीडेंट किसी का हो जाए और वो आदमी पड़ा हो, कोई भी आम आदमी, कोई आम इंडियन सिटीज़न उस आदमी की मदद करने से पहले 100 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको लेके हॉस्पिटल तक जाते हो, अपनी गाड़ी से लेके चले गए, और अगर वो आदमी बीच में मर गया या फिर वहाँ हॉस्पिटल में जाके मर गया और उसने स्टेटमेंट नहीं दी, तो पुलिस सबसे पहले उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करती है जो उसको हेल्प करने के लिए भी जो हॉस्पिटल है वहाँ तक लेके गया, जो मदद करने के लिए जिसने अपना टाइम दिया। और उसके बाद जब पुलिस केस रजिस्टर करती है तो उस आदमी को जो मदद करने के लिए खड़ा था, जो गुड समैरिटन लॉ है ना हमारा, वो बेसिकली सिर्फ कागजों में रह गया है। तो पुलिस का तो इतना डर है कि पुलिस सच का झूठ और झूठ का सच कभी भी बना देती है, सिर्फ और सिर्फ उस केस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए। और करप्शन तो आप देख ही रहे हो कि दिल्ली पुलिस में कितना ज़्यादा है, उसकी तो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कंप्लेंट आती रहती है। पुलिस इस केस में भी स्केपगोट ढूंढ रही है, और वो स्केपगोट किसी ना किसी को ज़रूर बनाएगी। अब वो गरीब है, अमीर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, स्केपगोट ज़रूर बनेंगे। विकास नागवान जी, आप मुझे बताइए कि अगर दिल्ली में और जगह इस तरह के गड्ढे हैं तो लोग कहां पर जाकर शिकायत करें? अगर आधिकारिक एजेंसी को शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो फिर आम आदमी क्या करे? इसके लिए देखिए, एजुकेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे जितने भी सिटीज़न हैं, दिल्ली या भारत के जितने भी सिटीज़न हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ दिल्ली की नहीं है, हर जगह की प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट काम करते रहते हैं। अगर कहीं पे कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जल बोर्ड है, या किसी भी तरह का डिपार्टमेंट है, वो अगर कोई काम कर रहे हैं और काम में उनमें कोई लापरवाही है, फॉर एग्जांपल जैसे गड्ढा खोद जो है वो खोद दिया और उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं और वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में
जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके नोडल ऑफिसर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं, उनकी हेल्पलाइन नंबर होते हैं, वहाँ कोई भी आम आदमी, कोई भी सिटीज़न कंप्लेंट डाल सकता है और वहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ इस तरीके से जान माल का खतरा है। अगर डिपार्टमेंट काम नहीं करता है तो कोई भी, हमारे संविधान में आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जिसका हर जो सिटीज़न है, हर आम आदमी यूज़ कर सकता है। इसके लिए करना क्या है, फंडामेंटल राइट है आपका कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो। रिट में आप ये डिमांड कर सकते हो बता के कि देखो जी, मैंने कंप्लेंट फाइल की थी डिपार्टमेंट के पास, यहाँ इस तरीके की सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है और डिपार्टमेंट मेरी कंप्लेंट पे किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दे कि उस कंप्लेंट के ऊपर सुनवाई हो और इस तरीके की अगर किसी तरीके की जान माल का खतरा है तो उस खतरे से निपटा जा सके, उसके लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा सके, मेजर लिए जा सकें। और अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोई भी अवेलना करता है, नहीं मानता है, तो उसके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कानून में किसी तरीके के जो रेमेडीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल है। कोई भी भारतीय सिटीज़न फ्री ऑफ कॉस्ट भी डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन है। और पब्लिक इंटरेस्ट में एक चिट्ठी भी अगर आप भेज देते हैं तो उसको भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कंसीडर किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हुए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस तरह के चिट्ठियों को और सिंपल लेटर्स जो होते हैं या फिर सुओ मोटो उनके पता लग जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए रिट पिटीशन जो है वो उन्होंने इनिशिएट की है और रिट में डायरेक्शन भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे कानून जो उसके हाथ बंधे हुए हैं या आम आदमी के हाथ बंधे हुए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस केस के अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो फेयर होके काम करे और ओवर जेलस होके, क्योंकि मीडिया ट्रायल चल रहा है, इमोशन की बात आ रही है और पुलिस सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए इसमें ओवर जेलस होके कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेक्शन ना लगाए और जिन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है, उन लोगों को फंसाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। क्योंकि अभी हमें बिल्कुल नहीं पता है कि ऑन द स्पॉट वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ और उस लड़के को बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था। उसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का तो चलिए हमारे देश में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कि वहाँ जो साइन बोर्ड और बाकी सब चीज़ें थी वो थी या नहीं थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तभी पता लगेगा। तो हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विकास नागवान जी जुड़े थे, जिन्होंने दिल्ली के जनकपुरी में जो हादसा हुआ, जिस गड्ढे ने 25 साल के कमल ध्यानी की जिंदगी खत्म कर दी, उस पर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वही सवाल होंगे जिनका सीधा सरोकार आम जनता से होगा।